This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 18 अक्टोबर 2021 चरण मीमांसा अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। नातिद्रुतम् अश्नीयात् अतिद्रुतं हि भुञ्जानस्य उत्स्नेहनम् अवसाधनं भोजनस्य प्रतिष्ठानं च। तो बहुत जल्दी जल्दी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार का खाना खाने से उत्स्नेहनम तो उन्मार्ग गमनम तो कहीं दूसरी ओर हो जाता है। भोजन अवसाधनम तो अवसाद हो जाता है। भोजन से अप्रतिष्ठानं च अप्रतिष्ठान हृदयस्थत्वेन कोष्ठ अप्रवेशम तो ये हृदय में ही अटक जाता है तो कोष्ठ में प्रवेश नहीं करना। तो हृदय को आमाशय द्वार इस प्रकार का कहा गया है और उसकी प्रतिष्ठा आमाशय में होनी चाहिए, वो नहीं होती है। इस प्रकार से भोज्य दोष साद्गुण्योपलब्धिश्च न नियता और भोज्य में जो भी दोष है या गुण है उसकी उपलब्धि निश्चित रूप से नहीं होती है, क्योंकि हम इतना जल्दी जल्दी खाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से तस्मात् नातिद्रुतम् अश्नीयात् और इसलिए अतिद्रुत खाना नहीं खाना चाहिए। अब जो बात बताई जाती है कि 32 बार चबाना चाहिए, ये तो बहुत विलंबित हो जाता है। तो अति विलंबित और अतिद्रुत ये दोनों त्याज्य इसी प्रकार के हैं। तो ये कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं, शायद हमारे 32 दांत है इसलिए 32 भाग चबाना इस प्रकार की बात कही गई हो, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय आधार इस प्रकार का नहीं है। नातिविलंबित भक्षणीय ज्यादा धीरे धीरे भी खाना नहीं खाना चाहिए कि बहुत धीरे से खाने से भी अति विलंबित ही भुंजानो न तृप्तिम अधिगच्छति। और बहुत धीरे से खाना खाते हैं तो तृप्ति नहीं होती है, बहु भूंगते।
और फिर ज्यादा खा लेता है। शीति भवति आहार जाता है, और अन्न जो है वो ठंडा हो जाता है। विषमंच पच्यते, और उसका पचन भी विषम इस प्रकार से होता है। तस्मात् नाति विलंबितम अश्नीय, और इसलिए अति विलंबित भी खाना नहीं लेना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक पंक्ति के साथ शुरू करते हैं और दूसरी पंक्ति तक खाते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये गलत है, इतना विलंबित भी नहीं खाना है। हाँ, कुठलं? नाही नाही, ते अति विलंबित होतं, नॉर्मल नाही. तेच सांगितलं मी मगाशी. अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत, कुछ भी बकबक न करते हुए, न बोलते हुए, अहसन, और हंसना भी नहीं, तन्मना भुंजीत, यहाँ आहार के ऊपर ध्यान देकर ही खाना खाना चाहिए इस प्रकार से। तो ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, और इसी के साथ में खाना खाते हैं। तो ये भी गलत इस प्रकार का है कि तन्मना भुंजीत, ये निर्देश इस प्रकार के हैं। जल्पतः हसतः अन्यमनसः वा भुञ्जालस्य त एव हि दोषा भवन्ति, ये एव अतिरिक्तमश्मतः। तो खाना करते समय बोलना, हंसना, या किसी दूसरे चीज में मन व्यग्र होना, उसमें यह वही दोष निर्माण हो जाते हैं जो अतिद्रुत खाना खाने से होते हैं। तस्मात् अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत, और इसलिए जल्पन न करते हुए, न हंसते हुए, केवल आहार के ऊपर ध्यान देकर ही खाना खाना चाहिए। तो वैसे वे दिखने में छोटे छोटे नियम हैं, आसान लगते हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। और केवल खाना किस प्रकार का बना हो यही बात नहीं है, किस प्रकार से खाया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए खाना खाना चाहिए ऐसा। आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक भुंजीत सम्यक, तो खुद की भली भांति परीक्षा करके और समीक्षा करके मुझे क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब देखते हुए खाना खाना चाहिए। इदम मम उपशेते इदम नोपशेते इति एवं विदितम ही अस्य आत्मनः आत्मसात्म्यम भवति। ये मुझे सूट करता है, ये सूट नहीं करता है, इससे मुझे तकलीफ नहीं होती, इससे होती है। इस प्रकार से अगर हम जानते हैं हमारे खुद के बारे में, तो वो आत्मसात्म्य के बारे में बात होती है। तस्मात् आत्मानम अभिसमीक्ष्य भुंजीत सम्यक, और इसलिए खुद की अच्छी तरीके से समीक्षा करके खाए। मेरे रिश्ते में एक एलोपैथी का डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट, उसको झींगे बहुत पसंद है। ऊपर में गया था और उसको मालूम है कि इससे उसको तकलीफ होती, फिर भी उसने वहां पे खाया, और पूरी रैश शरीर पर, बदन पर आ गई, सांस फूलने लगी। वो दौड़ते दौड़ते किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे पहले देखा दे दो। तो बोल रहा तुम कौन हो, मुझे क्या पता है। बोला नहीं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे मालूम है मैंने क्या किया है, तो मुझे अभी स्टीरॉइड की तुरंत जरूरत है, तो मुझे डेक्सा दे दो। डेक्सा देने के बाद वो ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि अगर मुझे मालूम है कि मुझे इससे तकलीफ होती है, तो फिर ये क्यों करना। लेकिन ये प्रज्ञापराध है, और काफी जगह इस प्रकार का देखा जाता है कि मुझे मालूम होता है कि इससे मुझे तकलीफ होती है, फिर भी मैं करता हूँ। मौन भोजन श्रेष्ठ, जिह्वा और विचार दोनों का मौन है। लेकिन तन्मना भी होना चाहिए कि विचार भी चालू रहते हैं तो भी तकलीफ इस प्रकार की होती है। तो तन्मना, ये जो बात कही गई है,
त्याच्यावरतीच तर सगळं आहे ना शरीर. कोई भी चीज तन्मना ही करनी चाहिए, वास्तव में ऐसा है। योग चित्तवृत्ति निरोधा ये उसी के बारे में कहता है कि चित्तवृत्तियों का निरोध करो, पहले एक किसी आलम्बन पर लक्ष्य केंद्रित करो तो बाकी आलम्बन छूट जाएंगे, और फिर उसमें से भी ध्यान निकाल देना है, उसके विपरीत जाना है। लेकिन कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, और आहार पे ही कंसंट्रेशन करेंगे कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ, उसी पर मुझे देखना है, गौर करना है, तो ये बात अच्छी इस प्रकार से रहेगी। और ये बड़ा अहम मुद्दा है कि भोजन के समय तो कम से कम चित्तवृत्ति प्रसन्न होनी चाहिए, और हंसना वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी आहार के ऊपर कंसंट्रेशन करके आहार लेना है। भवति छात्र रसान् द्रव्याणि दोषांश्च विकारांश्च प्रभावतः वेदयो देशकालौ च शरीरं सन्नोभिषक्। जो वैद्य रस द्रव्य दोष विकार इनका प्रभाव, इनके प्रभाव से जानता है, और देश और काल जानता है, और शरीर जानता है, सन्नोभिषक्, तो हमारे लिए भिषक है, हमारे हिसाब में। तो वही वास्तव में भिषक है, वैद्य है, बाकी वैद्य कहने के लायक इस प्रकार के नहीं। तत्र श्लोको विमानार्थो रसद्रव्य दोष रोगाः प्रभावतः द्रव्याणि नातिसेव्यानि त्रिविधं साध्यमेव। आहारयतनान्यष्टो भोज्य सातुन्यमेव च विमाने रस संख्याते सर्वमेतत् प्रकाशितम्। तो पूरे अध्याय का सारांश लिख देते हैं कि विमानार्थ द्रव्य दोष रोग इनका प्रभाव से परिणाम, जिन तीन द्रव्यों का ज्यादा सेवन नहीं करना है, त्रिविध सात्म्य आहार विधि विशेषायतन 8 जो है, भोज्य सातगुण्य, ते रस संख्यात विमान, इस पहले अध्याय में प्रकाश ये सब बताया गया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने रस विमानं नाम प्रथमोऽध्यायः। अर्थात त्रिविध कुक्षेयं विमानं व्याख्यासनं द्वितीयोऽध्यायः। त्रिविध कुक्षे विमान इति स्मः भगवानात्रय त्रिविधं कुक्षौ स्थापयत् अवकाशांशम् आहारस्य आहारमुपयुञ्जानः। नः अस्मान्नः आमच्यासाठी, तो सर्वनाम है अस्मत् इस प्रकार के। तो 3 अवकाशांश इस प्रकार से कुक्षी में रखने हैं, और उसमें आहारस्य आहारम उपयुञ्जाना, आहार 3 जो अंश रहेंगे, अवकाश अंश रहेंगे स्टमक में, उसमें स्थापित करने। तथा एकम एव अवकाशांशम मूर्तानाम आहार विकार। तो मूर्त जो आहार विकार है, जो घन आहार इस प्रकार का है, वो एक अवकाशांश, एकम द्रवाणाम, एक द्रव के लिए, एकम पुनः वात पित्त श्लेष्मणा, और एक जो है वो वात पित्त और कफ के लिए। एतावत्यं ही आहार मात्रा उपयुञ्जानो न अमात्रं किंचित उपशत अशुभम प्राप्त। तो इतनी ही मात्रा जो प्रयोग करता है, वो अमात्र आहार से उत्पन्न होने वाले जो अशुभ है, वो उनको उसको प्राप्त नहीं होता। विशेषेण नियते न्यायते दोषदुष्यादि इति विमान स्थानम। तो जिससे दोष वगैरह का परिमाण
समझता है वो विमान स्थान ईश्वर। पहले अध्याय में ये सब आके गए हैं और चक्रपाणि दत्त की टीका में ये विषयांश है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि कुक्षी के 3 विभाग कल्पनीय है। एक विभाग जो है वो मूर्त आहार द्रव्य, घन आहार द्रव्य, एक द्रव, और एक रिक्त ही छोड़ना है, वात पित्त श्लेष्मणा। वात पित्त और कफ के लिए रिक्त ही इस प्रकार से छोड़ना है। तो हमने एक प्रयोग किया था, चिन्मय कुलकर्णी करके छात्र डायटीटिक्स में था, तो फर्स्ट ईयर के छात्र लिए थे बीएमएस के, और उनको खिचड़ी, ताक, छाछ और पानी, ये 3 ही पदार्थ दिए थे, और सभी का 3 बार जल धौती की सभी। तो पानी पूरा अकंठ पानी पीना और फेंक देना, कितना पानी जाता है वो मेजर किया था। तो करीबन 1200 ml इतनी कैपेसिटी थी आमाशय की सभी। तो उनको कहा गया था कि तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, खिचड़ी, तकर और पानी, तुम्हें जितना चाहिए ले लो। तो वास्तव में ऐसा है कि खिचड़ी 400 ग्राम और पानी और तकर दोनों मिला के 400 मिलीलीटर, इतना ही लेना अपेक्षित था, लेकिन सभी ने करीबन 1125 इतना लिया। तो दोष के लिए ये जो एक अवकाशांश छोड़ना था कि उसमें वजन करते रहे, तो वो वजन करते रहे 3 घंटे में, वजन पूर्ववत होना चाहिए, लेकिन किसी में भी नहीं हुआ। ये एक अलग चीज। इथे आमाशयाचे 3 भाग असे असे न म्हणता कुक्षेचे का म्हटले असावे, ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन दूसरा कुछ नहीं होगा, आमाशय ही यहाँ पे अभी अपेक्षित है। शायद आमाशय की कैपेसिटी कितनी हो सकती है ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, इसलिए शायद कुक्षी का प्रयोग किया है। भस्मक जैसे रोग में जो कोलटकर सर के पेशेंट का अनुभव होता, 50-50 रोटी खाता था, अब इतना कहाँ जाता था। ये बड़ी समस्या है कि आमाशय की कैपेसिटी कितनी है। अगर हम मान भी लेते हैं कि तुरंत उसका पचन हो रहा है, तो भी 50 रोटी ये काफी ज्यादा इस प्रकार की है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और इसलिए शायद कुक्षी शब्द का प्रयोग किया है। आमाशय की कैपेसिटी मालूम हो सकती है, लेकिन कुक्षी थोड़ी ज्यादा उस प्रकार से हो सकती है। और अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति ये अलग अलग बताए। तो अभ्यवरण शक्ति ज्यादा हो सकती है, जरण शक्ति क्षीण है, उतनी ज्यादा नहीं है। तो एक ही दफा खाना खाने से पूरे दिन में खाना पचता रहेगा और तकलीफ नहीं होगी, ये भी बात हो सकती है। और उतनी कुक्षी की कैपेसिटी इस प्रकार की है। तो ऑटो प्ले काय भानगड आहे? कुठून येत आहे वरती?
एक बार बाद में देखना पड़ेगा। क्या बात है। तो अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि आमाशय की कैपेसिटी जाने और फिर तिहाई हिस्सा खिचड़ी, एक तिहाई हिस्सा तकरा और पानी, इतना ही देना है। अब कितने देर के बाद भूख लगती है ये देखेंगे, और इतना पचन कितने जल्दी होता है ये भी देखेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये होगा कि ये बैलेंसिंग कैसे कर पाएंगे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये अच्छा मुद्दा उठाया गया है कि आमाशय न कहते हुए कुक्षी क्यों कहा गया। तो शायद कहीं अंदर भी और स्पेस होगी जिसको कुक्षी कहलाएंगे। अनति गौरव उदरस्य, ये जो बात बताते हैं कि खाना खाने के बाद ज्यादा गुरु नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेज कैसे हासिल करेंगे ये थोड़ा देखना इस प्रकार का चाहिए। तो एक तिहाई खाना नहीं लेना है, एक तिहाई ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ये एक बात है। 3 घंटे बाद वजन पूर्ववत जाता है, तब जरूरी तो नहीं मल निस्सरण हो गया हो तो वजन कैसे पूर्ववत हो। ऐसा है, उसमें अन्न से ऊर्जा बनती है, शक्ति बनती है, और शक्ति का वजन नहीं। जब महाभूतों का लय होता है तो पृथ्वी महाभूत का जल महाभूत में, जल महाभूत का अग्नि महाभूत में, इस प्रकार से लय होता है। और अग्नि को वैसा वजन नहीं है, भले उसके परमाणु है लेकिन उसमें उतना वजन नहीं रहता। तो ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण ये वजन कम हो जाता है, फिर से नॉर्मल पहला जैसा वजन था वैसा होता है। अब दिन भर में ये प्रक्रिया चय अपचय की चालू रहती है कि जो भी अन्न खाया है उससे आहार रस बनेगा, आहार रस से फिर धातु आगे बनेंगे। तो जब धातु बनेंगे तो थोड़ी फिर से वजन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन दूसरी जगह क्षय भी चालू है, क्योंकि हम क्रियाएं करते रहते हैं, तो वजन थोड़ा घटता भी है इस प्रकार से। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है चय और अपचय की, कि संचित होते रहना और अपचित इस प्रकार से होते रहना। और इसलिए 3 घंटों के अंदर वजन पूर्ववत हो जाता है, पहले जितना था उतना ही हो जाता है, अगर अग्नि अच्छा है और बाकी भी सभी ठीक के चीजें ठीक इस प्रकार की है। व्युत्पन्न पद्धति से देख सकते हैं कि अगर वजन कम नहीं हो रहा, अजीर्ण के ही लक्षण दिख रहे हैं, तो अग्नि मंद है। ये इसमें ऐसा है कि भूख लगना एक अलग चीज है, पाचन हो जाना जरूरी है। और पाचन होने के बाद भूख लगेगी, भूख और प्यास दोनों, तब खाना खाना है। और ये सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम शुचि चोदितम, सायं और प्रातः ये दो ही दफा अगर खाना खाएंगे तो काफी अंतर हो जाता है। याम युग्मन लंघये, 3 घंटे में खाना नहीं खाना है और 6 घंटे के ऊपर खाली पेट नहीं रहना है, ऐसा है। लेकिन उसमें भोजन लेना है बीच में, ऐसी स्थिति नहीं है। तो मैं सुझाव देता हूँ फल खा लो या दूध पी लो, वो चलेगा बीच में। समझो 10 बजे खाना खाया और शाम को 6 बजे खाना खाना, तो ये 8 घंटे हो जाते हैं। इसलिए बीच में फल दूध ऐसा कुछ ले लेंगे और शाम को खाना खा लेंगे। फिर दूसरे दिन 10 बजे खाना है, तो 6 से लेकर 10 बजे तक, ये 6 और 10 16 घंटे इस प्रकार के हो जाते। इसको मैंने कल अजीब ढंग से सुना
कि 16 घंटे खाली पेट रहना है। इसी सूत्र का दूसरे तरीके से अर्थ करते हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि 16 घंटे नहीं खाना है, उर्वरित 8 घंटों में खाना खा सकते हैं कितनी बार। तो ये बड़ा अजीब है, उसमें भी 2 ही बार खाना खाना चाहिए। 8 घंटे जो रहे उसमें भी 2 ही बार खाना खाए तो वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए या ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार से 2 ही बार खाना खाना, जो जगन्नाथ दीक्षित ने काफी प्रचार प्रसार उसका किया है, या फिर ये 16 घंटे खाली पेट रहना, लेकिन उर्वरित 3 घंटा 8 घंटों में जो भी खाना है वो खा सकते हैं। तो वो भी ज्यादा समय नहीं खाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी चीज ऐसी है कि जिन लोगों में खाना पच जाता है और ज्यादा खाएंगे तो अजीर्ण होता है, तो उनके हिसाब से वो जो देवेकर पैटर्न है 2-2 घंटों के बाद खाना खाना इस प्रकार से, तो वो शुरू में ठीक रहता है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो धीरे धीरे खाने की मात्रा बढ़ाए और ये 2 ही दफा खाना इस पर उतर आए, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। लेकिन लोग कुछ ना कुछ इस प्रकार के फॉलो करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता क्या करते हैं इस प्रकार से। ये 16 घंटे की बात मैंने कल सुनी, लेकिन 2 बार खाना खाना है ये तो मालूम था इस प्रकार से, और हमारे ग्रंथ के अनुसार भी 2 ही बार खाना खाना है। फिर भी बीच में अगर आपको भूख लगती है और खाना खाने से अच्छा लगता है, स्फूर्ति आती है इस प्रकार से, तो ये मतलब समझ लेना है कि उस दरमियान पचन हो गया है और क्षुधा निर्माण हुई है, तो खाना खाना चाहिए। योग रत्नाकर में संदर्भ आया है कि क्षुत संभवती पक्वेशु रसदोष मलेशु च, काले वा यदि वा काले सोम्न काल उदार। रस दोष और मल इनका पाचन हो जाए तो क्षुत संभव, तो क्षुधा उत्पन्न होती है। काले वा यदि वा अकाले, काल में निर्माण होगी या अकाल में निर्माण होगी, स अन्न काला उदारता, वो उसको अन्न काल के समझ लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर किसी व्यक्ति में 3 दफा खाना खाने की जरूरत है तो उसको 3 दफा खाना खाना चाहिए। सिर्फ ये देखना है कि पचन भलीभांति हो रहा है, अजीर्ण नहीं होना चाहिए। और फिर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के कोशिश करें कि 2 ही दफा खाना हो सके। इस बीच में ये दूध या फल का चक्कर चल सकता है, लेकिन दूध लेना है वो देसी गाय का लेना है, फल भी लेने हैं वो ऑर्गेनिक या नैसर्गिक लेने हैं, ये बात तो ध्यान में रखनी है। तो आइडियली अगर एक बार दूध, एक बार फल और 2 बार खाना इस प्रकार से करेंगे तो काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन फिर भी अभी इसमें लोगों को समझाने में काफी दिक्कत आती है। तो अभी जगन्नाथ दीक्षित ने काफी प्रचार किया है उसकी कंसेप्ट का, और कुछ भी खाओ ये गलत है, जो खाना है वो हित ही खाना है, ये बात सही है। और भी 16 घंटे के हिसाब से 8 घंटे में एक कप भी खाओ ये भी गलत है, 8 घंटे में ही 2 ही बार खाओ ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। उस बीच में अगर भूख लगती है तो दूध या फल लेना उचित इस प्रकार का रहेगा। तो ये काफी मुद्दे प्रचलन में है अभी, और काफी लोगों को उससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। खास करके डायबिटीज के बारे में या फिर ओबेसिटी के बारे में। फिर भी अपने को क्या सूट होता है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और याम युग्मन लंघेत, इसका मतलब पूरा खाना खा लेना है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अहम बात इसमें रहेगी। तो भोजन पूरा नहीं करना है, लेकिन दूध या फल इस प्रकार से ले सकते हैं, वो बेटर है।
न च केवलं मात्रावत्वात् एव आहारस्य कृत्स्नम् आहारफलसौष्ठवम् अवाप्तुं शक्यम् प्रकृत्यादीनाम् अष्टानाम् आहारविधिविशेषयतनानां प्रविभक्तफलत्वात्। तो केवल मात्रावत आहार लेने से आहार का जो संपूर्ण फल है वो प्राप्त होना पॉसिबल नहीं है। प्रकृति वगैरह जो अष्टों आहार विशेष आयतन है उनके अलग अलग फल है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसमें मात्रावत अश्नियत एक है। तो विषमाग्नि अस्नानंद कसा विचार करा उसमें कभी मंद होता है कभी तीक्ष्ण होता है, तो उस हिसाब से खाना खाना चाहिए कि अगर मंदा है तो लंघन करना है, तीक्ष्ण है तो खाना खाना है, इस प्रकार से लंघन नहीं करना है उस समय में। और उसकी चिकित्सा करनी है विषमाग्नि। विषमाग्नि वायु के कारण होता है, तो वायु को कंट्रोल में लाएंगे तो विषमाग्नि ठीक होगा। फिर हमारे हिसाब में समाग्नि हो गया तो फिर उसकी चिकित्सा करनी। विमान स्थान छठे अध्याय में बल भेदेन अग्नि के चार भेद जो है मंद तीक्ष्ण विषम और सम, इस प्रकार के वो बल भेदेन भवन्ति, इस प्रकार से बताई गई। अब बात ऐसी है उसमें कि बल जब सबसे उत्कृष्ट इस प्रकार का होगा तो अग्नि उत्तम होगा, उससे भी बढ़ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। लेकिन तीक्ष्ण अग्नि हो जाएगा। और अगर मंद अग्नि है तो कफदोष के कारण हो जाता है, तो उसमें उत्पाद से शोषा टोपांतर वगैरह वगैरह इस प्रकार से लक्षण निर्माण करते हुए अन्न का पचन देरी से होता है। तो उसमें कम ही खाना है, लघु आहार नहीं करना है वगैरह, इस प्रकार की अवस्था। यह पचत सम्यक एवं भुक्तम सम्यक समस्तवसम। तो योग्य मात्रा का जो अन्न है उसका योग्य काल में जो पचन करता है वो ठीक तरीके से पचन करता है, वो समान इस प्रकार का बताया। अब वहां पे बात की गई है तेषाम वाताभिभूते वात अग्निधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः। वातल के बारे में बताते हैं, वातल पुरुष के बारे में, उसको वात प्रकृति नहीं कह रहे हैं। और ये अग्निधिष्ठान अगर वाताभिभूत हो जाता है तो अग्नि विषम हो जाता है। तो इस सती सप्तमी की रचना है, उसका एक मतलब ऐसा रहेगा कि अगर अग्निधिष्ठान वात से अभिभूत नहीं होगा तो विषमाग्नि नहीं होगा, समाग्नि ही रहेगा उसका। अभी प्रकृति परीक्षण में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े अजीब है। भूख लगती है, नहीं लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती। ये भूख का क्या संबंध है? पचन होता है, नहीं होता है, कभी होता है कभी होता नहीं है, इस प्रकार का सवाल होना चाहिए। भूख लगना नहीं लगना ये पचन के ऊपर कुछ हद तक निर्भर इस प्रकार का है। तो वहां पे सवाल जो होना चाहिए, पचन होता है, नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, और ठीक तरीके से होता है नहीं होता है, इस प्रकार के सवाल होने चाहिए। लेकिन ये प्रकृति परीक्षण का प्रोफार्मा जिस किसी ने बनाया है फर्स्ट ईयर में हम करवा लेते हैं सभी छात्रों से, वो बड़ा अजीब इस प्रकार का है। और वास्तव में हमें इससे दूर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी फर्स्ट ईयर में बताई जाती है, फैलाई जाती है। और जो पढ़ाने वाले अध्यापक है उनमें से कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं है, सिर्फ उनके पास एमडी की डिग्री है इस प्रकार से, और प्रैक्टिस में क्या चलता है उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है इस प्रकार से। तो विषमाग्नि की चिकित्सा होनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया है कि समावस्था निर्माण करने के लिए प्रयास करो और फिर उसका पालन करो। तो विषमाग्नि है तो उसका मतलब वात प्रकृति है ऐसा, या वातल है ऐसा भी नहीं हो। अलग तरीके से भी वात से अग्नि विषम हो जाएगा जिसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से। तो विषमाग्नि है ये बात
ध्यान में रखते हुए उसकी बातें प्रकृति है और उसके क्वेश्चन जो है वो करती है नहीं लगती है, इस प्रकार के सब बहुत बड़ा झमेला है। और फर्स्ट ईयर से लेकर इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैंने पदार्थ विज्ञान की किताब में इसके बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश की थी, लेकिन पहले अध्यापकों में ही इसका प्रचलन होना चाहिए। ये जो कंसेप्ट्स है इस प्रकार से वो गलत कंसेप्ट्स है, और सही कंसेप्ट क्या होनी चाहिए ये अध्यापकों को पहले पढ़ना पड़ेगा, और फिर हम छात्रों की तरफ मुड़ेंगे। तो वैसे ये अध्यापकों के लिए वर्कशॉप्स होते रहते हैं। पदार्थ विज्ञान का वर्कशॉप पिछले इतने बरस हो गए कभी भी हुआ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में किसी की सोच ही नहीं है। पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट क्या है, हम क्यों पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, और छात्र क्या सीखते हैं, ये सब देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आता है ये कुछ नहीं है, सिर्फ अभी परीक्षा है इसलिए विषय लिखा कर रखा गया है, परीक्षा होती है, छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, बस आगे उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो वास्तव में पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद अलग नहीं है। सामान्यांच विशेषांच गुणान द्रव्याणि कर्मच समवायंच तज्ज्ञात्वा, ऋषिमुनियों ने आयुर्वेद को जाना, यानी कि ये छह पदार्थ जाने, और वही तो पदार्थ विज्ञान है। तो आयुर्वेद और पदार्थ विज्ञान अलग कहाँ है, एक ही है, एक ही सिक्के के दो बाजू, इस प्रकार से कह सकेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ना ही अध्यापकों को कुछ पता है, ना ही छात्रों को कुछ पता है, और ना ही व्यवहार में उसका कुछ उपयोग करके दिखाना है। तो ये बड़ी समस्या है। मैंने काफी कोशिश की है मेरे पदार्थ विज्ञान किताब में, कोशिश, फिर भी ये प्रयास अधूरे ही है। अभी ज्यादा इलेबोरेट इसके बारे में करना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। तो प्रकृति आदि 8 भाव जो है उनका भी एक अहम रोल इसमें है, और केवल मात्रावत अशन होने से ही बात नहीं बनती। तो थोड़ा चयापचय प्रक्रिया को देखते हुए वजन कम ही नहीं होना चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए, वचन अच्छा होते रहना चाहिए, और स्फूर्ति बनी चाहिए। ये सब चीजें जब होगी तब हम कहेंगे कि खाना ठीक ढंग से खा रहे हैं। इसमें जरा भी परिवर्तन इस प्रकार का आ गया तो समझ लेना चाहिए कि इसका कुछ ना कुछ बिगाड़ इस प्रकार से है। अब थायराइड की बात की जाती है, वजन अगर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इस प्रकार से, तो इन हार्मोन्स का और ये चयापचय का किस प्रकार से संबंध है, ये भी बात समझ लेनी चाहिए। और हार्मोनल इम्बैलेंस अभी काफी कॉमन है, तो उसका सीधा असर अगर पड़ रहा है तो उसको कैसे समाविष्ट करेंगे ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। ये प्रसन्न मनसा भुंजित तन्मना भुंजित, ये जो बातें हैं वो उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस का एक कारण इस प्रकार से मानसिक तनाव ये भी है। पशुओं को या पेड़ों को हार्मोन दिए जाते ये भी एक कारण है। तो उत्पत्ति प्रचार ये जो बात बताई गई है उसमें थोड़ा निर्माण विधि उसका
ये भी हमें सोच लेना चाहिए कि किस प्रकार से आहार द्रव्य बनते हैं। और फूड इंडस्ट्री के बारे में गहराई में जाकर सोचना है कि कौन सी टैक्टिक्स वहां पे प्रयोग में लाई जाती है, और स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एडिक्शन हो जाए इसलिए क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा एक सुझाव है अभी कि स्वस्थवृत्त डिपार्टमेंट इस प्रकार के, जैसे वो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह दिखाने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार फूड फैक्ट्री दिखाने के लिए भी जाए, डेयरी में जाए, डेयरी इंडस्ट्री को दिखाने के लिए जाए। शायद डेयरी में जाते होंगे। सांडपाणी तर नाही ते, फूड प्रोडक्ट्स नाही आहे, फैक्ट्री असते पण ते फूड फैक्ट्री दूसरी चीज खेतों में जाए, खेती कैसे करते हैं ये देखे, एक बार अपने नजरों से देखे, और कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड्स वगैरह सब डालते हैं, ये भी देखे। विदेशों में इसके बारे में निर्बंध काफी कठोर है, भारत में कुछ भी चलता है, और अधिक डालेंगे तो अच्छी फसल आएगी, इस दृष्टि से किसान भी मुट्ठी मुट्ठी लेकर डालते रहता है इस प्रकार से। तो ये बहुत सारी गलत फहमियां हैं। हाँ हाँ, तो उसको अगर भली भांति देखना है तो हमें खेती देखनी पड़ेगी जाकर, कैसे की जाती है अभी की खेती, फिर उसका स्टोरेज कैसा होता है, उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, वो किस प्रकार से बनते हैं, उसका स्टोरेज कैसा रहता है, ये सभी बातें देखेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं। लोगों को कुछ बार उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और हमें भी मालूम नहीं है। तो इन सभी का गहरा अध्ययन, प्रॅक्टिकल नॉलेज आरेला मिळतात मुंबईच्या विद्यार्थ्यांना। ओके, लेकिन उसमें पूरी जानकारी मिलती है नहीं मिलती है, ये एक बात अहम मुद्दा इस प्रकार का है। चीज कैसे बनता है, पनीर कैसे बनता है, ये क्रीम कैसे निकालते हैं, और जो वैद्य रहेगा उसके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि इस सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन करे, वहां करे नहीं तो कॉलेज में आकर करे। तो दूध से लेकर हाइब्रिडाइज काऊ का दूध है, देसी गाय का है, सम्मिश्र है, ये सभी बातें गाय का है, भैंस का है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसके बारे में जान सकेंगे, ऐसा होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रकृत्यादि अष्टम आहार विधि विशेष आयतन जो है और मात्रा वगैरह, ये सभी समझ लेना चाहिए। तत्र आयन तावद आहार राशि अधिकृत्य मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थः प्रकृतः, एतावान एवं ही आहार राशि विधि विकल्पो यावन् मात्रावत्वम् अमात्रावत्वम्। राशि के बारे में मात्रावत्व और अमात्रावत्व, इतना ही इसमें विकल्प है, विधि विकल्प है। तो आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्।
While importing vegetables from India in UK, they observe no residue of pesticides in it. They don't lay importance if they are cultivated using pesticides or not. तो सभी जो विदेशों में माल जाता है वो रेसिड्यू उसमें नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का ही है पेस्टिसाइड्स का। और जिनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है वही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये बड़ा मुद्दा इसमें है। नहीं तो पूरी बैच रिजेक्ट हो जाती है और ये बड़ा नुकसान लोगों का होता है। ओम शांति शांति शांति। विरम में थे व्याख्यान में कहा